टर्म्स ऑफ क्रेडिट से स्टार्ट करना था। यस मैम। ओके, सो वी हैव डन मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी को क्यों लेकर के आए, तो हमने उसमें देखा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, करेक्ट, बिकॉज दैट इज द रीजन कि हम लेकर के आए, करेक्ट, बिकॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हमेशा कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसको बहुत कम टाइम में करना इजी नहीं है, बिकॉज यू विल नीड, पहली बात तो जो तुम्हारी नीड है वो किसी और की भी होनी चाहिए, जो तुम सामान दे रहे हो वो किसी और की जरूरत होनी चाहिए, और जो तुम्हें जरूरत है वो किसी के पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ी, तो हमने मनी को चूज करा। अब मनी अभी से शुरू नहीं है, पहले के टाइम पे भी इट वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन्स, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न मनी मीडियम की बात करें तो मॉडर्न में गोल्ड और सिल्वर कॉपर कॉइन्स नहीं आते हैं। मेटल कॉइन्स तो मॉडर्न हो सकते हैं, ठीक है, बट वी विल टेक इट फ्रॉम करेंसी। तो जो मेटल कॉइन्स हैं दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ करेंसी सिस्टम, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न मनी। पहले तो हमने बात करा कि मनी की जरूरत ही क्यों है, तो इसलिए क्योंकि बार्टर सिस्टम में, बार्टर यानी जो बिना मनी के होता है सामान का एज इट इज एक्सचेंज, दैट इज विदाउट मनी जो एक्सचेंज होता है, वो उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें मनी की जरूरत है। तो मनी क्या नया कॉन्सेप्ट है? नॉट रियली, क्योंकि पहले भी होता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न मनी है वो ज्यादा बेटर सिस्टम है। कैसे? क्योंकि जो गोल्ड सिल्वर कॉइन होते थे उनमें भी फोर्जरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, करेक्ट, क्योंकि वो मेटल से बने हुए होते थे। तो हमने एग्जाम्पल भी लिया था तुगलक का, कि किस तरह से उसके जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हैं वो रख लिए लोगों ने और फर्जी कॉइन्स लौटाए। तो जो प्रीशियस मेटल है उसके कॉइन सर्कुलेट करना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो दो प्रॉब्लम आई, पहले विदाउट मनी, और मनी में भी जब कॉइन्स इंट्रोड्यूस करें तो वो भी नहीं चले, बिकॉज वो भी उनकी भी हाई वैल्यू कॉइन्स होते थे, तो उनको सर्कुलेट करने में भी दिक्कत होती थी, करप्शन बहुत होता था। तो फाइनली आई मॉडर्न मनी। मॉडर्न मनी कुल मिलाकर के वो मनी है जिसमें जो प्रिंटेड वैल्यू है उससे कम होती है एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू, यानी जिस पेपर पर ये प्रिंटेड है उस पेपर की तो 10 पैसे की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, इसीलिए इसकी वैल्यू 100 है, समझ गए। तो मॉडर्न मनी करेंसी को बोलते हैं, करेंसी मॉडर्न मनी को बोलते हैं, पुराने को नहीं, पुराने में कॉइन्स चलते थे। क्यों क्यों है ये मॉडर्न? पहला पॉइंट अभी बताया था, क्योंकि मॉडर्न मनी प्रीशियस मेटल की नहीं बनी होती है, समझ गए। मॉडर्न मनी यस मैम। यूजेबल नहीं है, जैसे ग्रेन और कैटल की तरह, ठीक है, यानी बार्टर सिस्टम वाला कोई भी प्रोडक्ट ये यूज नहीं करती। इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड, क्योंकि अगर ये ऑथराइज्ड नहीं होगी तो लोग शायद इसे लेंगे ही नहीं, समझ गए, क्योंकि इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट वैल्यू है ही नहीं कुछ, वो तो जो ऊपर लिखा हुआ है, एंड बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन है तो तुम मान लेते हो कि इस पे 100 रुपए लिखा है तो इसकी वैल्यू 100 है। एक्चुअली अगर साइन माइन नहीं हो, सिस्टम नहीं हो, तो तुम क्या वो पेपर 100 रुपए का लोगे? नहीं लोगे। कभी 50,000 के, 1,000 के, 2,000 के 25 नोट के बदले सोने का एक्चुअल सिक्का दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि सोने का एक्चुअल सिक्का आप रख सकते हो, करेंसी का खुद में कोई यूज नहीं है जब तक वो सर्कुलेशन में ना चले और उसको लोग एक्सेप्ट ना करें, करेक्ट, पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नोट्स को देखो, अभी 2016 में ही कुछ नोट्स को उन्होंने क्या किया था, चेंज कर दिया था, डीमोनेटाइजेशन किया था। तो डीमोनेटाइजेशन में पेपर की वैल्यू 0 ही हो गई थी पुराने नोट्स की, समझ गए, क्योंकि नए नोट्स आ गए थे सर्कुलेशन में, तो पुराने नोट्स 1,000 की वैल्यू खत्म हो गई थी उसमें, जब बैंक ले रही थी वापस। लेकिन एक टाइम के बाद जब उस लास्ट डेट के बाद किसी के पास 1,000 रुपए का नोट बचा होगा तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? नो मैम, मैम नहीं, ऐसा हुआ भी था मैम, ऐसा जाके हुआ भी था। मैं निकले थे। नो मैम, एंड फिर पता, फिर याद आया ओ ये तो वैलिड ही नहीं है अब। करेक्ट, तो लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास एक एक, दो दो, चार चार नोट बच गए थे, किसी के बहुत पुराने कहीं पड़े हुए थे, लेकिन जब वो बाद में निकले तो दे आर ऑफ जीरो वैल्यू, क्योंकि वो करेंसी का चेंज हो चुकी है, ऑथराइज्ड करेंसी किसी और तरह की दिखने लगी है, सिंपल है। तो अगर लॉ जब तक लीगलाइज करता है रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, तब तक वो लीगल रहेगी, और जिस फॉर्मेट में किया है वही फॉर्मेट लीगल रहेगा, कोई और नोट चलेगा भी नहीं। और तीसरा पॉइंट कि इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता है, समझ गए, इसीलिए ये करेंसी मॉडर्न करेंसी है। कौन इशू करता है? ऑब्वियसली हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंक का डैडी होता है। तो हमारे यहाँ है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस में उसी को बोलते हैं फेडरल रिजर्व, ठीक है।
वो इशू करता है करेंसी नोट्स को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इनके अलावा अलाउड नहीं है करेंसी का नोट छापने के लिए। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। डिपॉजिट्स मैंने हमने बात करी थी ऑलरेडी। डिपॉजिट्स क्या होते हैं? तो एक्स्ट्रा मनी जो लोग बैंक में रखते हैं उसको डिपॉजिट कहते हैं। एक्स्ट्रा मनी बैंक में इसलिए लोग रखते हैं, डिपॉजिट फिर क्यों करते हैं, ये है ना। बिकॉज यू कैन से कि मैम करेंसी तक तो ठीक था, बट व्हाई नॉट कीप करेंसी एट होम? बिकॉज मार्केट को सर्कुलेट करने के लिए नोट्स की जरूरत होती है, क्योंकि नोट्स लिमिटेड होते हैं। करेक्ट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता होंगे कि एक्चुअली इस वक्त कंट्री में हमने कितने नोट छापे हुए हैं। इन्यूमरेबल तो होंगे नहीं, पता होंगे 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, जितना भी नोट छापा होगा वो सब उन्हें के रिकॉर्ड में होगा। तो जरूरत है कि सर्कुलेट होता रहे ताकि ट्रेड चलता रहे। जितना ज्यादा सर्कुलेट होगा उतना ज्यादा ट्रेड होगा। तो एक्स्ट्रा मनी लोग बैंक में रखते हैं ताकि उसमें उनको इंटरेस्ट मिले, और एट द सेम टाइम घर पे ज्यादा नोट रखेंगे तो चोरी का खतरा है। मनी है वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बैंक में नोट रखने का, क्योंकि पता है कि कभी भी निकाल सकेंगे। और लेकिन निकालने के में भी बैंक अलग अलग ऑफर देते हैं। कभी वो डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं जिसमें आप कभी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं टाइम डिपॉजिट की, जिसमें आपको 1 साल 2 साल का टाइम के बाद वो और ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, आप उसे नहीं निकालोगे, जिससे मैंने फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट की बात करी थी। फिर चेक भी एक तरह का पेपर है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि स्पेसिफिक अमाउंट इस पर्सन को पे कर दिया जाए। तो चेक इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सब पता ही है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी लोन एक्टिविटीज की। उसमें हमने 2 एग्जाम्पल देखा था। एक शू मेकर वाले का था, है ना, और एक फार्मर का था। यही है ना। यस मैम। यस तो मैम। एक का रिजल्ट, नेट रिजल्ट तो ये था कि लोन एक्टिविटी लेने से उसका बिजनेस बढ़ गया, जिसको क्रेडिट बोलते थे। तो हमने बेसिकली इसके बाद लोन यानी क्रेडिट का कॉन्सेप्ट देखा था, और हमने ये देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट इज नॉट ऑलवेज गुड, स्पेशली इफ इट इज नॉट बीन टेकन फ्रॉम अ फॉर्मल मतलब इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल शू मेकर के केस में वी सॉ कि उसने जो पैसा है वो लोन पर, उधार पर, क्रेडिट पर सामान लिया, और फिर उसने जो एक्स्ट्रा जो ऑर्डर ऑलरेडी उसके लगे थे उन ऑर्डर से भी एडवांस लिया, और पैसे को फिर उसने शू बनाए, बेचा, और उसका उससे मुनाफा हुआ। दूसरे केस में हमने देखा कि क्रेडिट लिया गया फार्मर के द्वारा, लेकिन उसने क्रेडिट इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लिया, उसका अच्छा क्रॉप हुआ नहीं, लेकिन वो डेट के तले और दब गया और दब गया, और ये एक ट्रैप हो गया। इसमें कहीं भी हमने बैंक का जिक्र नहीं करा, केवल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट का जिक्र करा। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट ना तो नेगेटिव है ना, है ना, और ना पॉजिटिव है, ये सिंपली आउटकम पर डिपेंड करता है। यानी क्रेडिट एक ऐसी चीज है जिसमें आप पैसा लेते हैं जस्ट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, और अगर आपका वो फ्रक्टिफाई हो जाता है यानी पॉजिटिव हो जाता है आपका बिजनेस, तो आपको फायदा होता है। अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो बोलो मैम ये तो हमको सबको पता है, फिर उसने बताया क्यों? बताया इसलिए बेटा, बिकॉज जब भी आप क्रेडिट लेते हो तो ये देखना जरूरी है कि आप क्रेडिट कहाँ से ले रहे हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब हमारे आते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। यानी क्रेडिट तो आप लोगे ही, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी में हर वक्त सब इंसान के पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं होता है। बहुत बार ट्रेडर्स को एडवांस में पैसा उठाना पड़ता है, जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो क्रेडिट एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि लेंडर के और बोरोवर के बीच में, यानी बोरोवर और लेंडर के बीच में होता है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी के फॉर्म में हो सकता है सामान उधार लिया हो, या आपने सर्विस उधार ली हो। तीनों ही चीज को अगर आपने उधारी पर लिया है तो हम उसे क्रेडिट ही बोलेंगे। क्यों क्रेडिट बोलेंगे? क्योंकि क्रेडिट में एक और सिचुएशन है। क्रेडिट का मतलब उधार, मतलब आप प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में आप इसे वापस करेंगे, समझ गए। तो यहां से आता है कि क्रेडिट की डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट या तो इंसान को अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, समझ गए। ये दोनों मैंने बातें अभी बताई है। क्रेडिट अपने आप में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है। उधार किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, समझ गए। तो ये दोनों है स्मॉल फार्मर का और उसका। तो जब भी आपसे क्रेडिट के बारे में पूछा जाएगा तो आप दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे विद दीज एग्जांपल्स, समझ गए। अगर शॉर्ट नोट में आता है व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट, अब प्रॉब्लम पूछेंगे क्रेडिट में, बोलेंगे क्रेडिट क्या होता है, तो तुम बोलोगे क्रेडिट एक तरह का
एग्रीमेंट है जो कि लेंडर और बोरोवर के बीच में होता है रिगार्डिंग मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन अफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। एक एग्जांपल एंटरप्रेन्योर की है जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट किया क्योंकि उसने उधार पर सामान लेके अपने बिजनेस को बढ़ाया। दूसरी सिचुएशन में प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ और फार्मर का नुकसान हुआ। तो अब हमें करना क्या है, तो क्या सीखेंगे? सीखेंगे ये कि हमें पता है कि क्रेडिट की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। समझ गए? यस यस मैम। मैम। यानी बात सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, वो ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि ज्यादातर डैमेज क्रेडिट के बाद, देखो उधार लेने के बाद अगर नुकसान हुआ तो उसमें इंटरेस्ट और जुड़ जाता है और इंसान डेट ट्रैप में फंस जाता है क्योंकि उसे लोन पेमेंट का फेलियर होता है। और इस केस में कभी कभी आपको अपना एसेट तक बेचना पड़ता है, अपनी जमीन जायदाद घर तक बेचना पड़ता है। समझ गए? तो क्रेडिट अच्छा है या बुरा वो तो प्रोडक्शन के साथ पता चलेगा, लेकिन टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब किस टर्म यानी किस रूल, टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम दूसरा वर्ड कंडीशंस कह सकते हैं। करेक्ट, किस कंडीशन पर आपको मिल रहा है, तो उसमें इंक्लूड होता है आपका इंटरेस्ट रेट यानी हाई है या लो है, आपको कोलेट्रल क्या रखना पड़ेगा। नाउ कुछ टर्म है इनको सीख लो। इंटरेस्ट रेट सबको पता है। इंटरेस्ट रेट, जब आप किसी इंसान से पैसा उधार लेते हैं आपको कुछ ब्याज देना होता है। समझ गए? बैंक भी लेता है। जब बैंक, बहुत सारे लोगों के घरों में होम लोन चल रहा होगा, सारे सबके पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने एफडी आरडी भी करा रखा होगा, उन्होंने होम लोन कार लोन ले रखा होगा। तो जब बैंक वो फाइनेंस करता है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपए लिया, अब बैंक बोलेगा कि 10,000 का मुझे 10% चाहिए, यानी एक साल में ये 10,000 तो लूंगा ही और इस 10,000 के साथ 10% और लूंगा, यानी कि 11,000 टोटल। समझ गए? तो 1,000 क्या है? ये ब्याज है, क्योंकि उसने पैसा आपको तब दिया जब आपको पैसे की जरूरत थी। तो ऑब्वियसली वो ये उम्मीद कर रहा है कि इस पैसे से आप कुछ बनाओगे या कुछ खरीदोगे, है ना? तो वो पैसा वो एक साल के बाद आपसे ज्यादा लेंगे, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट लेना यानी ब्याज लेना। तो नॉर्मल जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो उधार हमेशा हमें ज्यादा चुकाना होता है। और जब ये 10,000 रुपए का, मान लो अगर आपने 10,000 रुपए को लगा करके अपनी कंपनी में 12,000 कर लिया, तब तो आपको 1,000 रुपए देना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने काम किया और आपका रिजल्ट आया 9,000, तो आप ऑलरेडी 1,000 लॉस में हो। करेक्ट? क्योंकि आपको उसे 10 तो देना ही है और एक और देना है, तो उस केस में आपको 11 देने हैं और आपके पास 9 है, तो आपका 2,000 का नुकसान हो गया। ऑब्वियसली आप इसे नहीं चुका पाओगे, फिर ये बढ़ते जाएगा इंटरेस्ट। समझ गए? तो डेट ट्रैप फंसते जाएगा। तो जब भी हम कहीं से लोन लेते हैं या क्रेडिट लेते हैं तो हमें उसकी कंडीशंस भी चेक करने पड़ते हैं, जैसे किस इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। अगर कोलेट्रल है, कोलेट्रल को बोलते हैं एक तरह का हिंदी में इट्स, अरे वो क्या होता है जो, हम जो हम दाव पे लगा रहे हैं। करेक्ट, हिंदी में दाव बोलते हैं। यानी कि वो बोलेगा कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं लेकिन तुम क्या चीज इसके बदले में मेरे पास गिरवी रख सकते हो। तो कोलेट्रल आपके घर के पेपर हो सकते हैं, बैंक घर के पेपर ले लेता है, ज्वेलरी हो सकता है जो आपके पास ऑलरेडी एसेट अवेलेबल है, एज अ गारंटी आपको देना पड़ेगा वो क्रेडिटर को, सॉरी हाँ क्रेडिटर को एज अ गारंटी देना पड़ेगा कि भैया इन केस अगर मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया तो ये रही मेरी जमीन जायदाद, इसे आप हड़प लेना। समझ गए? तो ये एक तरह का कोलेट्रल होता है। यानी कोई भी इंसान, कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विदाउट कोलेट्रल लोन नहीं देता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर जब आप घर खरीदते हैं तो घर खरीदने में जो आप लोन लेते हैं तो जो आपके घर के एक्चुअल कागजात होते हैं वो बैंक में जमा हो जाते हैं। समझ गए? मैक्सिमम लोगों के होंगे, आप घर में पूछ सकते हो जिनका भी लोन चल रहा है। और जब आप उस लोन को रीपे कर देते हो तो बैंक आपको आपके घर के पेपर दे देता है। समझ गए? इन केस अगर आप बैंक का लोन नहीं पे करोगे, अपनी ईएमआई में अगर आप डिफॉल्ट करोगे, तो बैंक आपको कुछ दिन का वो देगा कि नहीं भाई इतने दिन में चुका दो। अगर नहीं चुका सके बैंक पेनाल्टी लगाएगा। और अगर अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया लाइक विजय माल्या, तो बैंक आपके सारे एसेट बेच देगा और उस बेच करके जो पैसा बैंक को मिलेगा बैंक उससे अपना कर्जा चुकाएगा। समझ गए? उसके अलावा यस मैम। डॉक्यूमेंटेशन तो लेते ही हैं, आधार कार्ड ये वो चेक करने के लिए कि आप रियल डेटर हो या नहीं हो, कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। समझ गए? फिर वो आपसे मोड ऑफ रीपेमेंट भी पूछते हैं कि आप कैसे वापस करोगे, किस किस इंटरेस्ट में वापस करोगे। ये सब कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है।
तो तुम ये बताओ कि क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट है? हम बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रीजन है कि हमें क्रेडिट पढ़ाया जा रहा है। अब सीधी सादी लैंग्वेज में अगर समझो तो तुम्हें ये क्यों पढ़ाया है? इसलिए पढ़ाया है क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि कर्ज कितनी बुरी चीज है। तो अगर बैंक में मान लो बैंक वाले आपकी जमीन गिरवी ले रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं 2% 3% पे, यानी आपको 1 लाख रुपए लोगे तो 2,000 रुपए और देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जब आप गांव के जो लोकल मनी लेंडर होते हैं, जब आप उनसे पैसा उधार लेते हो तो वो 30-40% चार्ज करते हैं, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उनसे 1 लाख रुपए आज उधार लिया, उनको पता है कि ये इंसान गरीब है तो रिस्क ज्यादा है, क्या पता ना चुका पाए, तो इस केस में उसको कोई और बैंक वैंक लोन देता नहीं है, क्योंकि उसके पास एसेट नहीं है। क्योंकि जब भी आप बैंक में जाओगे तो बैंक आपसे पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या एसेट है, तुमको क्या गिरवी रखोगे तो हम लोन तुमको देंगे। बहुत लोगों को इंडिया में बैंक लोन नहीं देता, और यही रीजन है कि ये लोग जाते हैं किसी नॉर्मल प्राइवेट पैसे वाले इंसान के पास में, जिसके पास पैसा पड़ा है, लेकिन वो इंसान इन्हें पैसा देता है 30-40% में। यानी अगर ये 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो 1 साल के बाद इनको ये 1,40,000 में चुकाना होगा, समझ गए? तो गरीब इंसान के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 साल में वो 1 लाख मूलधन, 40,000 ब्याज, 1,40 चुकाने पाए, एक तो चुकाएगा, इसकी नौबत बहुत कम है। तो ये तरीका है फंसाने का। उनको पता है कि 1 साल में ये 1,40,000 नहीं चुका पाएगा, तो अगले साल इस 1,40,000 में फिर से 40% लगेगा, समझ गए? तो क्या हो गया? एक लाख हम चालीस डेट हजार ट्रैप। प्लस 56,000, ठीक है? मैम तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है या सिंपल इंटरेस्ट? कंपाउंड लगता है बेटा, ब्याज पे ब्याज लगता है, उसको ही कंपाउंड बोलते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको पता हो, सबको पता होगा क्या होता है। अगर मैंने आज 1 लाख रुपए तुम्हें लिया और मैं हर साल उस 1 लाख पे केवल तुमसे 10,000 ही ले रही हूँ, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल पे 10,000 लिया, 1,10,000 हो गया। मैंने नहीं चुकाया तुमको पैसा, लेकिन अगले साल तुमने फिर 10,000 ही चार्ज किया, यानी ओरिजिनल अमाउंट पे ही बार बार ब्याज लेना, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 1 लाख पे 10% लेना। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें जो पहले साल का ब्याज होता है वो भी मूलधन में ऐड हो जाता है, समझ गए? तो फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 1 लाख रुपए उधार लिया, मुझे तुमको अगली साल 1,10,000 देना था, लेकिन मैंने 1,10,000 तुम्हें नहीं दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट में 1,20,000 देना पड़ेगा अगली साल, समझ गए? इस साल का 10,000, अगली साल का ब्याज 10,000 और 1 लाख मूलधन, ये है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस साल का 1 लाख, ब्याज का 10,000, और क्या देना पड़ेगा? अब 1 साल नहीं चुकाया तो 1 लाख प्लस 10,000 पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझ गए? जो कि बनेगा 11,000 रुपए, समझ गए? तो यानी वो 1,000 कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अगली साल 1 लाख पर 10% ब्याज नहीं मांगा गया है, अगली साल 1,10,000 पर 10% मांगा गया है। यानी पिछली साल का जो भी ब्याज था उसको भी मूलधन में ऐड कर दिया है, प्राइमरी मनी में। तो यही मनी लेंडर करते हैं, इसको डेट ट्रैप कहते हैं, कि 1 साल 1 लाख रुपए दिया, 40,000 ब्याज बना, लेकिन अगली साल कायदे से तो अगर 1 साल नहीं चुका पाया फार्मर, तो उस ब्याज को 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 40,000, 1,80,000 होना चाहिए 2 साल में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, 1 लाख तो मूलधन, 40,000 इस साल का ब्याज, और अगली साल का ब्याज लगेगा 1,40,000 पर 40%, समझ गए? तो वो बन जाता है 56,000 रुपए, समझ गए? तो 16,000 एक्स्ट्रा पे करा इसको, और फिर उसके अगले साल वो 2,16,000 बेसिकली अगर कोलैटरल नहीं लग रहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। अगर कोलेटरल, यही तो रीजन है ना कि कोलेटरल जो है वो एज अ गारंटी काम करता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। लेकिन गरीबों के पास ज्यादा कुछ कोलेटरल देने के लिए होता नहीं है, तो बैंक तो बिना कोलेटरल लोन देता नहीं है। तो ये लोग मजबूर होते हैं कहाँ जाने के लिए? महाजन प्राइवेट। लोगों के पास, प्राइवेट लोगों के पास। क्योंकि प्राइवेट लोग कुछ नहीं लेते हैं, वो ब्याज ही इतना लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे घर के आसपास रह रहे हैं, तो उनको पता है कि तुम भागोगे तो है नहीं। बैंक तो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वो किसी को घर से नहीं निकाल सकता, डरा धमका नहीं सकता, बैंक आपके घर गुंडे नहीं भेज सकता। लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं वो तो अपने पूरे, उन्होंने लठियाल वठियाल भी रखे रहते हैं, उनको पता होता है कि पैसा तो हम निकलवा ही लेंगे, और वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि कोलेटरल नहीं है देने को, तो वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। और यही रीजन है कि इंडिया में गरीब लोग जो है वो डेट ट्रैप पे फंस रहे हैं।
मैं तुम्हें ही एग्जांपल अपनी ही सोसाइटी का हम बताते हैं। मेरे घर में जो काम करती है उसको शादी के लिए पैसे की जरूरत थी बेटी की। हमारे पास आई पैसे लेने के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है, हमने उसको दिया, उसने चुका दिया हमारा पैसा, इंटरेस्ट हमने उससे लिया नहीं, माफ कर दिया। एक और है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, बट वो सोसाइटी में रहकर ही उससे तकरीबन तकरीबन 5% पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, जो कि बनता है 1 साल में 60%। मैम उस काम वाली से। यस, सो ऐसा नहीं है दैट जो इस तरह के लोग हैं वो हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं। तो ये सिर्फ गाँव का इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके पास कोई कोलेटरल नहीं है देने को, समझ रहे हो आप, माफ, वो कोई बैंक उसको लोन देगी नहीं बेटी की शादी के लिए, तो उसने 1 लाख रुपए दिया और 1 साल बाद 1,60,000 चुकाया। अगर वो नहीं चुकाती तो अगले साल 1,60,000 का भी 5%। तो दैट्स हाउ इट इज। तो डेट ट्रैप इज एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स में लिखी है, क्योंकि गरीब इतनी महंगाई हो गई है, लोगों को कर्जा लेना ही पड़ता है। तो 5-10 हजार में के लिए तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लाख 2 लाख 4 लाख की जब बात आती है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है मैक्सिमम इन लोगों को। और उसने 5% पे खुशी खुशी लिया, क्यों? क्योंकि जो जो उसके गाँव में था वो उसे 10% पर मंथ का चार्ज डिमांड कर रहा था। तो मैम वो उसको तो फिर 1 साल में डबल से ज्यादा 1 साल देना में पड़ रहा डबल, है। यानी आपने 1 लाख रुपए दिया और 1 साल में आपको मिलेगा 2 लाख। तो उसने खुशी खुशी यहाँ से पैसा लिया, क्यों? क्योंकि उसको लगा कि आधे में मिल गया, जो कि खुद अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बैंक देती है पूरे साल में 5%। समझ गए? मैम लाइक मैंने देखा था, जैसे मोस्ट बैंक्स में होम लोन का जो वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो अबाउट 8% था, क्योंकि वो आरबीआई कंट्रोल कर रही थी। बट मुथूट फाइनेंस में कोई ना तो कोलैटरल की जरूरत थी, बहुत मिनिमलिस्टिक पेपर वर्क था, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अबाउट 28% था। हाँ, ऐसा ही करते हैं, जहां पर आपको कोलेटरल नहीं चाहिए होगा वहाँ हाई ही रहता है। इनफैक्ट जो बैंक है वो पूरे साल में आपको 5% देती है। 5% पता है कैसा? 1 लाख तुमने आज बैंक में डाला, 1 साल के बाद 1,05,000 आएगा तुम्हारे, क्योंकि वो पूरे साल पे 5% देती है। तो 5/12 मिलता है पर मंथ। कितना कम है इंटरेस्ट एक्चुअली, अगर बैंक से कोई अगर, और बैंक होम लोन भी कम ही है फिलहाल, 9% है, तो पूरे साल में तुम्हें 1 लाख में 9,000 और 1,09,000 देना है। समझ गए? तो बहुत ज्यादा बैंक पैसा नहीं लेती, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ पर मंथ 5% की बात कर रही हूँ, यानी जितना 1 साल में बैंक देती है उतना ब्याज कोई इंसान तुमसे 1 महीने में लेगा। तो 11 महीने डबल 12 टाइम्स हो गया, 60% ऑलमोस्ट। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इतना मैंने बताया इसलिए ताकि हमेशा याद रहे, क्योंकि ये पेपर में आता है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक रूल्स है क्रेडिट लेने के बारे में, कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, क्योंकि जितने भी गरीब लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है रखने के लिए, और उन्हें डर लगता है, क्योंकि बैंक में एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है, वो साइन लेते हैं, वीडियो बनाते हैं घर का, घर के पेपर लेते हैं, तो वो डरावना प्रोसीजर है, उसको देख करके अनपढ़ लोग डर जाते हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जमीन के कागजात कभी हमको बैंक दे ही ना। और बल्कि उनको गांव के लोगों पे भरोसा होता है, वो लोग जो लोग उन्हें चूस रहे होते हैं, पैसे लूट रहे होते हैं, उन पे उनको तब भी भरोसा होता है कि तो हमारे गांव के ही हैं, हमारी जमीन तो नहीं हड़पेंगे, क्या होगा, जिंदगी भर हम काम करके उनका पैसा चुका देंगे। तो वो जिंदगी भर डेट ट्रैप में फंसने के लिए रेडी है, जस्ट बिकॉज कि उनको डर लगता है कि उनके पेपर बैंक के पास ना जाए, क्योंकि बैंक में वो किसी को जानते नहीं है। तो इसे बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। अब तो वो फिर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बना पाएंगे, जब वो इलिटरेट है तो वो डॉक्यूमेंट्स हाँ, जब वो भी साइन। नहीं कर पाते हैं। प्लस जो मैं एक पढ़े लिखे ना होने का ये नेगेटिविटी है कि आपको हर नई चीज से डर लगता है। तो गांव में लोग उन्हें भड़का देते हैं कि अरे बैंक तो तुम्हारे जमीन के कागजात रख लेगा, कभी देगा नहीं तुम्हें, तो लोग डर जाते हैं, और वो जानबूझ करके उन्हीं लोगों से पैसे लेते हैं जो लोग उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि लेंडर बहुत ज्यादा, तो ये तुम अपने मन में अपने वर्ड में आराम से लिख लोगे ना, कि लेंडर दे डिमांड अ हाई इंटरेस्ट which in turn get converted into a debt trap situation for the landless labor and poor workers, correct? स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई कोलेटरल नहीं है। जिनके पास थोड़ा भी कोलेटरल है वो बैंक पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे गरीब लोग हैं, तो इससे क्या हुआ, पावर्टी इज क्रिएटिंग मोर पावर्टी, करेक्ट? सिंस वो गरीब है इसीलिए उन्हें लोन लेना पड़ा,
लोन हाई इंटरेस्ट पे लेना पड़ा क्योंकि वो गरीब है, और फिर उन्हें हाई इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और इसलिए वो और गरीब हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि कोई चांसेस हैं कि वो कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर निकल पाएंगे? जो एक्चुअल गरीब है वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनको खाना और उनका बेसिक प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ भी सब गवर्नमेंट के भरोसे है। फ्री मिड डे मील में वो खाना खाते हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट के फ्री स्कूल में वो पढ़ते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फ्री में वो अपना इलाज कराते हैं, तो वो केवल फ्री के भरोसे हैं। ऐसे लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, ये आगे का टॉपिक है। ऐसे लोगों को ही हमें स्किल देनी पड़ेगी सो दैट वो काम कर सके, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो बैंक लोन तक नहीं देगी। समझ गए? ये हाल है उनका। तो वो हमेशा ही गरीबी में पिसते ही रहेंगे और उनकी जनरेशंस गरीब रहेंगी। सो इसको बोलते हैं पावर्टी का और गरीबी का, और गरीबी को क्रिएट करना, और अमीरी का और अमीरी को क्रिएट करना, क्योंकि जो महाजन है वो तो 5% पे इंटरेस्ट लेकर के उसका पैसा तो एक साल में ही डबल हो गया। उसने पैसा ले भी लिया, एक साल में डबल हो गया। वो पैसा अगर वो बैंक में रखता तो एक साल में उसको मिलता 1 लाख के साथ 5,000, लेकिन यहाँ मिला 1,60,000। समझ आया? तो अमीर और अमीर, यस गरीब मैम। और गरीब हो गया। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या थोड़ा और पढ़ाऊंगी 5-10 मिनट, क्योंकि मजा एंजॉय बहुत किया था। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, व्हेन द क्रेडिट और लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव, इसको तो अब करे क्या? करना ये है कि सिचुएशन हमें पता है कि क्रेडिट नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरफ जा सकता है। गरीबों के लिए मोस्टली नेगेटिव ही जाता है, सिंस उनके पास एजुकेशन भी कम है, इक्विपमेंट्स भी कम है, एवेन्यूज भी कम है। इन दैट केस हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम लोग जो ले सकते हैं, कम से कम वो तो फॉर्मल सेक्टर में जाकर के क्रेडिट ले, यानी वो बैंक से क्रेडिट ले। बैंक की ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो लैंडलेस लेबर, SSHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता है बैंक, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए। तो उसके लिए थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, बट आप कर सकते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में उन लोगों को ले जाना, ये हमारा पर्पस होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। एक लाइन का डेफिनेशन है, जब भी कोई इंसान किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेता हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो, फॉर्मल सेक्टर में हो, बस बैंक होनी चाहिए, उसके आगे कोई भी बैंक हो, लेना देना बैंक ही क्यों ना हो। लेकिन बैंक से जब कोई इंसान लोन लेगा, किसी एनबीएफसी से बैंक लोन लेगा, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन। क्यों है फॉर्मल सेक्टर? अपने आप क्या कोई भी बैंक फॉर्मल सेक्टर बन सकता है? नहीं। वो फॉर्मल सेक्टर इसलिए है क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में है, और जिसके वो कंट्रोल में है वो एपेक्स बैंक है, बैंक ऑफ द बैंक है, यानी सबसे बड़ी बैंक है। एक तो हमारे ऊपर कई सारी बैंक है, करेक्ट। उन सारे बैंकों की भी एक ओरिजिनल बैंक होती है, जो उन सारे बैंक को भी देती है लोन जब वो वाले बैंक डिफॉल्ट करने लगते हैं। उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए? तो सिंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारे बैंक की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करती है, वो ये देखती है कि ये सारे जो बैंक है ये फॉर्मल तरह से काम कर रहे हैं, इनका लोन सही तरीके से चल रहा है, इनका कोई डिफॉल्टर तो नहीं है। तो इस तरह की बैंक को बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर बैंक। समझ आ गया? यस मैम। अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अगर बैंक फॉर्मल सेक्टर है तो आरबीआई अगर सुपरवाइज करती है, तो आरबीआई कैसे सुपरवाइज करती है? सिंपल है, आरबीआई ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। पहला रूल ये है कि हर बैंक को पीरियोडिकली 2 महीना 3 महीने में जो भी उसके यहाँ ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हुई, कितना इनपुट हुआ, कितना बाहर गया, कितने लोगों ने फिक्स डिपॉजिट कराया, कितने लोगों को होम लोन बांटा गया, ये सब देना पड़ेगा आरबीआई को। समझ गए? उन्हें ये सब आरबीआई को बताना पड़ेगा, ताकि आरबीआई पहले ही चेक कर सके कि क्या, बहुत बार बैंक भी डिफॉल्ट कर जाती है। जैसे जब पीएनबी स्कैम हुआ 12,000 करोड़ का, तो पीएनबी की हालत खस्ता हो गई थी और आरबीआई को ये बात नहीं पता थी। तो ये एक लूप होल है, क्योंकि आरबीआई मॉनिटर करते हुए भी आरबीआई से बातें छुप गई। तो आरबीआई के जो रूल्स हैं वो डे बाय डे और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ये चाहती है कि बैंक पूरी इंफॉर्मेशन आरबीआई को दे। क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई बैंक डिफॉल्ट होती है तो कोई ऑप्शन नहीं होता है गवर्नमेंट और आरबीआई के पास में, उनको बैंक को पैसा देना ही पड़ता है ताकि बैंक जिंदा बनी रहे। समझ गए? क्योंकि अगर वो बैंक को पैसा नहीं देगी तो लोगों का ट्रस्ट टूटेगा और लोग बैंक में पैसा नहीं रखेंगे और पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए इन्फ्यूज करना पड़ता है कि बैंक में पैसा होगा तभी बैंक ट्रेडर्स को लोन देगी, अगर बैंक ट्रेडर्स को लोन देगी तभी जाकर के इकोनॉमी चलेगी, तभी बिजनेसेस चलेंगे और तभी कंट्री ग्रो करेगी। तो इसीलिए आरबीआई मॉनिटर करती है सारे बैंक को। वो
बैंक को बोलती है कि तुमने जो भी इंफॉर्मेशन, कितना तुमने किस किस को उधारी दिया, किस किस रेट पर दिया, सब लाके मुझे बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद आरबीआई लोन एक्टिविटीज को भी बहुत मॉनिटर करती है कि जो भी लोन दिए गए हैं वो कब वापस आएंगे, और वो ये भी मेक श्योर करती है कि जो बैंक है वो एक मिनिमम कैश मेंटेन करे। फॉर एग्जाम्पल मेरी बैंक है 2 लाख करोड़ का पर मंथ बिजनेस करती है, लेकिन मेरे को बोला जाएगा कि 20,000 करोड़ तो कैश पड़ा होना चाहिए। कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आए इन्वेस्ट करने का, ये पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये पैसा आपको कैश में रखना है, समझ गए। सो दैट अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये नहीं बोलो कि अरे उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, डिफॉल्ट कर गया, मान लिया, वो पैसा आप तुरंत अपने लेंडर्स को दे दो, ठीक है, जिनसे आप जिन्होंने पैसा बैंक में जमा करा है। तो एक मिनिमम कैपिटल होती है जिसको मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट कहते हैं, वो बैंक को मेंटेन करनी पड़ेगी। ये एकदम घर मैम के सिस्टम के जैसा है। जैसे बहुत सारा पैसा हम एफडी में रखते हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में रखते हैं, लेकिन कुछ पैसा कैश भी रखते हैं, करेक्ट। अचानक जरूरत पड़ जाएगी तो कैश किससे मांगेंगे, होता है कि नहीं होता घर में, तो वो कैश मेंटेन बैंक को भी करना पड़ता है। हाँ मान्य। मैम तो जो लीमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था मैम, उस टाइम उनके पास कैश नहीं था। नहीं, कैश था, लेकिन कैश की वैल्यू ही अगर जीरो हो गई तो फिर कैश। मंदी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि बड़े बिजनेस फेल हो गए थे, मंदी इसलिए आई थी कि जो नॉर्मल जनता थी उनके पास खरीदने के ही पैसे नहीं थे, समझ गए। तो कंट्री में अगर हर इंसान गरीब हो जाएगा तो तुम कितने भी शू बनाते रहो, जारा के जैकेट बनाते रहो, कोई फर्क पड़ता है इस बात से? बिजनेस तो अपने आप ही, जब खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा। तो ग्रेट जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों के पास में खाना खाने के लिए पैसा नहीं था, तो लोग बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करते। इस चक्कर में लोगों ने अपने पैसे धीरे, एक बैंक धीरे धीरे वो प्रोडक्शन में प्रोसेस में आया, कुछ दिनों तक न्यूज में नहीं आया, अचानक से कंपनी बैठने लगी, कंपनी का शेयर गिर गया। एक कंपनी का शेयर गिर गया तो बबल है, सारी कंपनी का शेयर गिर गया, क्योंकि एक्चुअली इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी चल ही नहीं रही थी, वो बस ऑन पेपर चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कंपनी बर्बाद हो चुकी होती है लेकिन उसका शेयर का प्राइस बढ़ते रहता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कंपनी कितनी बर्बाद है, समझ गए। यानी आज भी इंडिया में स्टॉक मार्केट पिछले 2 दिन से बहुत गिर रहा है। वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये एक ऑलरेडी क्रिएटेड बबल है कोरोना टाइम से। फॉरेन बैंक 0% पे इंटरेस्ट दे रही है इस वक्त, तो यानी फॉरेन से पैसा ले लेकर के लोग इंडियन मार्केट में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे बिना इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है। लेकिन जिस दिन वहां की बैंक इंटरेस्ट लेके पैसा वापस मांगने लगेंगी, लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे उन बैंक का लोन चुकाने के लिए, समझ गए। ये तो वही बात हो गई कि मान्य तुमने मुझे 5 करोड़ फ्री में ऑफर कर दी, तो मैं तो ले लूंगी ना। तो बोलोगे मैम कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 5 करोड़ आप ले जाओ, जब मनाए लौटा देना, तो ले ही लेगा आदमी। लेकिन इस 5 करोड़ पे अगर 10% इंटरेस्ट मांगोगे तो 5 लाख बने, कोई लेगा? नहीं लेगा, समझ गए। तो इसीलिए अभी जब फेडरल बढ़ाएगा यूएस का नेक्स्ट ईयर रेट्स, तो सारे लोग उस टाइम मार्केट से पैसा निकालेंगे और 2 साल में मार्केट बहुत बुरी गिरेगी। तो इट्स अ प्रोसेस। तो उन्होंने जो क्या है ना, शेयर के दाम बहुत बढ़ा रखे थे, बट एक्चुअल इकोनॉमी की हालत खराब थी। तो जैसे ही एक कंपनी का शेयर गिरा, शेयर मार्केट भी पूरी तरह गिर गई, और जब शेयर मार्केट पूरी तरह गिर गई तो वो उठ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जो भी सामान वो बना रहे थे, बेच रहे थे, लोग उसे खरीद ही नहीं रहे, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू कभी बढ़ी ही नहीं। दिस इज द प्रोसेस। अगर अच्छी चल रही है, कंट्री बढ़िया चल रही है, तो सूनर और लेटर शेयर मार्केट बढ़ ही जाएगी। लेकिन कंट्री में मंदी चल रही है, जो कि कोरोना में एक्चुअली चल रही है, लेकिन शेयर मार्केट बढ़ी हुई है, तो वो एक बबल है, वो रियल नहीं है, वो बस पेपर पे दिखाने के लिए है। कहीं और से पैसा लाके मार्केट में डाला और बस दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। सो इस तरह से डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन। तो अब आरबीआई और क्या करती है, लोन एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है, क्योंकि आरबीआई का पूरा फोकस होता है कि लोन ना चूके। और वो ये बोलती है, क्योंकि 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, कि कोई पैसा मांगने आए तो बैंक के पास कमी नहीं होनी चाहिए, वरना बैंक की इमेज खराब होगी। और दूसरा, बैंक ने जहां भी लोन दिया है वो उस बैंक को वापस मिलना चाहिए, ठीक है। अगला है बैंक, उसके अलावा बैंक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी करे, उसके साथ साथ बैंक को स्मॉल कल्टीवेटर्स को, कुछ वेलफेयर लोगों को भी पैसे देने पड़ते हैं। ये भी इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि कुछ वेलफेयर लोन्स भी होने चाहिए, हम कभी और इसके बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर के बोलो, बैंक का काम इंडिया में, सरकारी बैंक का काम केवल प्रॉफिट बनाना नहीं है, इसीलिए सरकारी बैंक्स को ये भी मैंडेटरी है कि किसानों को भी लोन दे, समझ गए। क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, वो आरबीआई की भी गाइडलाइंस है, वो फॉलो करनी पड़ती है। तो बैंक जितनी भी लैंडिंग करता है, सारी लैंडिंग प्रायोरिटी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं कर सकता, बिग बिजनेसेस में नहीं कर सकता। कुछ उसको जो उधारी और लोन देना है, उसे वो गरीबों को भी देना पड़ेगा,
समझिए। अगला है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। ये सब भी 4-5 मेन पॉइंट्स थे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के बाद हम इसे बंद कर सकते हैं, फिर एसएचजी पढ़ना अगली बार पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्रेडिट पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन क्रेडिट लेने से पहले क्रेडिट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रेट पर लोन मिल रहा है एंड सो। और उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लोन कहाँ से लिया जा रहा है। अगर बैंक से लोन लिया जा रहा है तो कोलेटरल चाहिए, जो कि अगेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है पुअर लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता है। और यही रीजन होता है कि वो ऐसे लोगों से लोन लेते हैं जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और उससे उनका नुकसान होता है, ठीक है, और वो डेट ट्रैप में फंसते हैं। फिर अगर लोन लेना है तो फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए। तो फॉर्मल सेक्टर से लोन कैसे ले सकते हैं? यू हैव टू कीप योर कोलेटरल, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और आपका पेइंग कैपेसिटी को देख करके बैंक जो है वो आपको लोन देगा। विद टाइम आप उस लोन को चुका सकते हैं। तो आपने जो भी चीजें गिरवी रखी होगी वो बैंक उसका पेपर ज्वेलरी जो भी होगा वापस कर देगा। फिर ये बैंक का सिस्टम है, बैंक ऐसे ही चलता है। तो इस सिस्टम को चलाता कौन है? इस सिस्टम को सुपरवाइज करता है बैंक का बैंक आरबीआई। क्या क्या काम करता है सब देखता है कि तुमने कितना कैश रिजर्व मेंटेन करा है, कितने लोगों को लोन दिया है, कब लोन चुकेगा, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय आरबीआई। और आरबीआई की गाइडलाइन बैंक्स को माननी ही पड़ती है, ठीक है। हाँ मान्य। मैम तो ये जो जैसे किसी ने होम लोन लिया, तो मैम जब तक वो लोन पूरा नहीं हो जाता मैम उस घर के पेपर्स बैंक के पास ही रहता है। किसी ने होम लोन लिया तो वो एक्चुअली अपने घर में नहीं रह रहा है। ये एक मिथ है कि वो तुम्हारा घर है, वो बैंक का घर है, क्योंकि पैसा तो बैंक ने दिया था उस घर का। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ का घर लिया और 1 करोड़ के घर में मैंने 20 लाख रुपए खुद दिया अपने जमा पूंजी से, 80 लाख रुपए मैंने लोन लिया, ठीक है। तो ये 80 लाख रुपए सिंस बैंक ने दिया तो 80% मेरे घर का शेयर तो बैंक के पास है। तो बैंक ले गया पेपर, तो बैंक पेपर ले गया तो बैंक के पास ही, तो बैंक का ही तो हो गया ना वो घर। बैंक बोलेगा ये 80 लाख का लोन और इसके साथ 8% पर एनम इंटरेस्ट, जब ये चुका देना तब घर के पेपर लेने आना। और बैंक ने फिर क्यों किया? और बैंक महान है क्या? बैंक ने क्यों तुम्हें लोन दिया? बताओ। मैम गॉट इट। मैम इसलिए दिया कि आपके पास वो कोलैटरल है। नहीं, बैंक ने तुम्हें लोन इसलिए दिया क्योंकि बैंक को मिल रहा है 8% और बैंक ने किसी और से पैसा ले रखा है, बैंक को 5% ब्याज देना है। समझ गए? किसी ने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, बैंक को उसे 5% तो देना ही है ईयरली। तो बैंक कहीं से कमाएगा ना। तो इसीलिए बैंक ऐसे मुर्गों को ढूंढता है जो घर खरीदने की तलाश में घूम रहे, जिनके पास पैसा नहीं, उन सबको बैंक होम लोन देता है। ले जाओ ले जाओ, ठीक है। तो बैंक फिर एक बार इंसान ने घर ले लिया तो फिर चुकाएगा ही, सड़क पे थोड़ी ना रहेगा। तो फिर वो कमा के बेचारा चुकाता है लोन सारा बैंक का 8% पे, और बैंक उस पैसे में 3% बैठे बैठे मुनाफा। तो एक्चुअली 80 लाख के लोन में 5% इधर दिया और बीच में 3% ये आया बैंक की जेब। और ऐसे बैंक अपने पैसे भरते रहते हैं, ठीक है। फिर बैंक के पास ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा तो बैंक डॉलर में कन्वर्ट करके अपने रिजर्व में रखेगा कि कभी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आई तो ये कैश रिजर्व ऐसे ही तो कंट्री का बढ़ता है, क्योंकि बैंक्स कमाते जाती है, फिर बैंक और लोगों को लोन देती है। लेकिन इसमें अगर उल्टा हो जाए, इधर वाला चीज ज्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर इधर वाला जो माल्या ने किया बेसिकली हिंदी में, अगर वापस ना करो पैसा, तुम बैंक क्या करेगी? तो 80 लाख 1 करोड़ में बैंक का कुछ नहीं होता, लेकिन 12,000 15,000 करोड़ किसी बैंक ने किसी को लूट दिया 8% पर, और वो कहे कि मैं तो डिफॉल्टर हूँ, जा रहा हूँ इंडिया छोड़, तो ये 15,000 करोड़ तो बैंक को देने ही है वापस। उसके अलावा ये 15,000 करोड़ जिन जिन से लिया उनका 5% इंटरेस्ट भी देना है। तो अब बैंक की हालत खराब हो गई, समझ गए? तो ये सिचुएशन कभी ना आए, इसलिए आरबीआई नजर रखता है बैंक के ऊपर कि तुमने जिससे लोन दिया है क्या उसका डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किया है, क्या तुमने उसका कोलेटरल चेक किया है, ये सब कि उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, ठीक है। मान लो मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और चले वो 500 करोड़ का लोन मांगे, तो बैंक पागल थोड़ी ना है, तो क्यों देगी? और यही किया है माल्या ने। उसके पास प्रॉपर्टी 500-600 करोड़ की होगी, लेकिन लोन ले लिया 12,000। अब ये कैसे किया? ऑफिसर्स को पैसा खिलाया, अपने एसेट को ओवर वैल्यू दिखा के, जो 5 करोड़ का सामान था उसको एंटीक बोल के 5,000 करोड़ का बना दिया ऑन पेपर। और इस तरह उसने अपनी वैल्यू बहुत दिखा दी, तो लोन भी ज्यादा मिल गया, और जब लोन ज्यादा मिल गया तो पैसे लेके भाग गया। मैंने लोन लिया क्यों था? किंगफिशर एयरलाइन चल रही थी ना उसकी, इसलिए लिया था लोन। ये सब स्कैम है बेटा, उनका पहले से उनको पता रहता है कि वो डिफॉल्ट हो जाएगी। ये 12,000 करोड़ का लोन कोई क्यों नहीं लेगा बैठ के खाने के लिए?
12,000 करोड़ अगर तुम्हें लोन मिलता है तो तुम एक दिन में ही शेयर में वही काम कर सकते हो जो हर्षद मेहता ने किया, अकाउंट में रख के और दिन भर शेयर मार्केट से पैसा बनाओ, अगर बन गए तो बन गए, नहीं बन गए तो डिफॉल्टर डिक्लेयर करो, इंडिया छोड़ दो, 2-3-4 हज़ार करोड़ वो दे दो, हम करप्शन में। इंडिया छोड़ दिया तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता? नहीं, बहुत कम ऐसी कंट्रीज है जहां पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, यानी जहां पर आप वहां के रेजिडेंट को छू सकते हैं और उसके पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, उस कंट्री किसी इंसान से शादी कर ली या वहां रहने लग गए 6-7 साल पहले से ही, रेजिडेंट अप्लाई करके वहां का सिटीजनशिप ले लिया। अब जब उस कंट्री के, जैसे अक्षय कुमार के पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, माल्या के पास यूके की सिटीजनशिप है, तो जा ही नहीं सकते, तुम क्या ही करोगे, वो वहां के सिटीजन है, इंडिया के है ही नहीं। इंडिया में लोन लेके, इंडिया का पैसा लेके भाग गए हैं। मैम बेटा वो यूके में भी थोड़ी ना लोन ले पाएगा। ना ले, 12,000 करोड़ कम होते हैं, कुछ जरूरत ही नहीं है अब लोन लेने। तो ये सब बहुत हाई लेवल गेम्स हैं जो लोग जानबूझकर करते हैं कंट्री को बर्बाद करने के लिए। 2-4 लोग होते हैं वो मिलकर के सब कुछ चला रहे होते हैं और हमें कभी दिखता नहीं है, हमें लगता है एक सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए जो रिच लोग हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि गरीबों का पैसा कहाँ से लूटना है, कैसे उन्हें चोरी करना है। और इसीलिए बैंक्स को बहुत निगरानी रखने की जरूरत है। बहुत सारे बैंक ऑफिसर्स भी पैसे के लालच में, बैंक के पीओ की सैलरी होती है 80,000 रुपए, अगर माल्या ने 8 करोड़ ऑफर करे होंगे तो वो सोच रहा होगा क्या 80,000 रुपए एक साल में कमाऊंगा, 9 लाख 10 लाख 10 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में, 80 करोड़ तो भाई मैंने देखे नहीं है कभी। तो बस वो तो सोचेगा जॉब चली जाए, जेल चला जाऊं, कुछ भी लाइफ टाइम रिस्क ले लेते हैं। तो ये लोग ऐसी चीजें ऑफर करके इस तरह से पैसे खिला विला के इस तरह से काम करते हैं, समझ गए। तो इसीलिए ये सब ना हो, क्योंकि इसके पहले आरबीआई इस तरह की चीजें नहीं करता था। आरबीआई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का देता था अधिकार कि भाई तुम बैंक हो, तुम अपने हिसाब से काम कर लो, बस हमको रिपोर्ट करते रहना। लेकिन जब आरबीआई ने ये देखा कि सारे बैंक वाले चोरी कर करके पैसा भाग रहे हैं, तो आरबीआई ने अपने रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए। अब आरबीआई को एग्जैक्ट पता है कि कौन कहाँ पर पैसा है, कहाँ डूबने वाला है, समझ गए। अब और स्ट्रिक्ट हो गई है गाइडलाइन, तो अब चोरी करना और मुश्किल है और विद टाइम स्ट्रिक्ट ही होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है, अब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब पेपर के ऊपर होता था, तो लिखना ओवर व्हाइटनर लगा देते थे, 1 लाख था उसको 1 करोड़ बना दिया व्हाइटनर लगा के, क्योंकि सब कुछ पेपर पर हो रहा था। और अब सब कुछ सिस्टम पे हो रहा है, तो तुरंत फीड करना होता है, समझ गए। तो रिकॉर्ड को, डेटा को भी रीच करना भी मुश्किल होता जा रहा है डिजिटाइजेशन की वजह से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो भी टाइम सॉल्व होती है। तो अगर बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, सब पता है तुम्हें, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर रिस्की क्यों है, क्योंकि आरबीआई का इस पे कोई कंट्रोल नहीं। आरबीआई नहीं जाएगा तुम्हारे घर के मनी लेंडर को, तुम्हारे गांव के महाजन के पास में कि क्यों नहीं, क्यों ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सनल विल है, वो लिबर्टी का पार्ट है ना, अगर मेरा पैसा मुझे इतने इंटरेस्ट पे देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइयर होता है इस सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में रिस्क भी ज्यादा है, आरबीआई कंट्रोल भी नहीं करता है, कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी नहीं है इस इंस्टीट्यूशन में। यानी मनी लेंडर, जो छोटे मोटे बैंक, मतलब बैंक नहीं कह सकते, छोटे मोटे लोग हैं, एंजल इन्वेस्टर्स टाइप के, इस तरह के लोग अनफेयर मीन्स को भी ट्राई करते हैं मनी वापस लेने के लिए। वो पता ही है सबको, कोई पैसा देता है और फिर वापस अगर नहीं होता है तो ऐसे लोग डराने धमकाते आते हैं बहुत बार, पैसे दो वरना तुम्हें घर से उठा लेंगे, ये वो। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब बहुत चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो फिर इनफॉर्मल सेक्टर इतना चल क्यों रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर इसलिए इतना चल रहा है क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे गरीब लोग हैं। इसीलिए गरीब, जब गरीब लोग हैं तो प्रीडेटर भी घूम रहे हैं उनको लूट करके अमीर बनने के लिए। और हमारी कंट्री का, अभी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट और बैंकिंग मशीन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम लैंडलेस लेबर को भी लोन दे सके, करेक्ट। वो हम उन्हीं लोगों को देते हैं जो मीडियम है, हमें पता है कि वो चुका देंगे। जो एकदम गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही ले रहे हैं और इसी चक्कर में वो डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, समझ गए। ये डेटा है, इसको पढ़ लेना कुछ। 85 जो लोन है टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड, ये इनफॉर्मल सोर्सेज से आता है। तो ये जो मैंने बातें बोली है उसका सबूत है कि जो पुअर लोग हैं उनमें से 85% लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, समझ गए, बैंक के मौजूद होने के बाद भी। हाउस होल्ड जिनके पास बहुत कम एसेट है वो कम से कम 50% क्रेडिट लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। तो ये वो लोग हैं जिनके पास थोड़े बहुत एसेट है, उनमें 50% लोग अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, 50% बैंक से लेते हैं। जो वेल ऑफ लोग हैं वो केवल 28% इनफॉर्मल से लेते हैं। तो क्या तुम देख पा रहे हो वैलिडेट होते हुए थ्योरी को, कि जो जितना अमीर होते जा रहा है उतना ही परसेंटेज कम हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने का, उतने ही ज्यादा लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, समझ रहे हैं। और जितने भी रिच लोग हैं उसमें केवल 10% लोग हैं जो इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं, 90% लोग बैंक से ही लोन लेते हैं, क्योंकि वो रिच है, उनके पास कोलेटरल है, समझ गए। चलो यस मैम।
सब समझ आ गया ना? क्योंकि ये चैप्टर समझने वाला है, अगर समझ लिया तो फिर अपने मन से लिख ही लोगे, इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है। एक एसएचजी के ऊपर क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन इसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के ऊपर आता है, बस खत्म है। एसएचजी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला क्या चैप्टर पढ़ना है?